नमस्कार। तो आज का दिन जब देश में नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उसके साथ-साथ कई कैबिनेट मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, कोई राज्य प्रभार मिलेगा, किसी को स्वतंत्र प्रभार मिलेगा और ये इस देश में एक नई सरकार बन चुकी है। और आज के दिन उस शपथ ग्रहण में अभी तक तो तय नहीं हो पाया है कि कौन कौन सा मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। लेकिन कुछ बातें शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हैं, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी के ठीक बगल में जो कुर्सी होती थी, उस पर अमित शाह जी बैठा करते थे। देश के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता माने जा रहे थे और उस कुर्सी पर इस बार कोई और बैठा है और दूसरे नंबर की कुर्सी पर राजनाथ सिंह बैठे और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी अब तीसरे नंबर की हो गई है। उसके साथ कई ऐसे लोग शपथ ले रहे हैं जिसका इशारा साफ है कि वो गठबंधन की सरकार में शामिल होंगे, वो गठबंधन की सरकार में मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री वही रहेंगे, चेहरा वही रहेगा, सब कुछ वही है, लेकिन बदलाव ये आया है कि अब वहाँ पर एक दूसरे प्रधानमंत्री के शपथ में नए-नए मंत्री बैठने जा रहे हैं और वो नए मंत्रियों का पूरा समीकरण बदल चुका है। जैसे अगर शपथ ग्रहण को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां मंत्री पद की शपथ कौन ले रहा है। उनमें शामिल हैं शिवराज सिंह चौहान, जो आगे की कतार में शामिल है, और उसके बाद वहां पर और लोग भी शामिल हैं जो मनोहर लाल खट्टर के साथ शुरू हुए थे और मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और वह अभी भी शपथ लेने की कतार में शामिल हो गए। कवायद ये चल रही थी कि क्या जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए और अब वो फिर से केंद्र में ठीक ठाक मंत्रालय की शक्ल में अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, और वह शपथ ग्रहण अभी चल रही है। तो इसमें और क्या क्या प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कितने दिन ये सरकार चलेगी, कितने दिन ये मंत्रिमंडल ऐसे चलेगा, कितने दिन सब कुछ ठीक चलेगा, इसकी गारंटी इस बार नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। पिछले 2 कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पुख्ता की थी, जब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर रख करके एक मजबूत सरकार चलाई थी और उस सरकार के साथ उन्होंने यह काम किया था कि वे एक बड़े मजबूत प्रधानमंत्री बने थे। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए इस बार गठबंधन की सरकार के मंत्री शपथ ले रहे हैं। पहले भी लोग रहे, पहले भी वहां पर सब लोग मिलकर के सरकार चलाए, पहले भी उसमें गठबंधन के मंत्री रहे, लेकिन सरकार चलती थी तो मोदी जी के इशारे पर। वो इकबाल जो सरकार का था वो मोदी जी का था। इस बार के मंत्रिमंडल में वो इकबाल कितना कायम रहेगा, सदन में वो इकबाल कितना कायम रहेगा, अभी इस पर बहुत कुछ खेल बाकी है। और ये देखना दिलचस्प है कि कल तक पिछले 10 साल में विपक्ष जितना कमजोर था, उसकी तुलना में इस बार का विपक्ष ताकतवर बनकर उभरा है।
जितनी बीजेपी है उतने के बराबर विपक्ष भी है। तो सदन के भीतर क्या माहौल होगा, इन मंत्रियों का आपस का क्या पूरा समीकरण होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई, और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि उस खबर में बहुत कुछ संकेत छिपे हुए हैं। संकेत इस बात के छिपे हुए हैं कि क्या इकबाल कितना बचा है। मोदी सरकार में जब मंत्रियों के पद बांटे जा रहे थे, निर्धारित किए जा रहे थे, तो एक विरोध की आवाज, असहमति की आवाज, प्रतिरोध की आवाज महाराष्ट्र से आई। अजीत पवार और तमाम लोग जो कुछ भी कर रहे थे, उसके बीच एक खबर आई कि उस खबर के लिहाज से इनके प्रतिपक्षी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाह रहे थे और हमें राज्य मंत्री का दर्जा मिल रहा था। हम इस ऑफर को नहीं स्वीकार करते हैं, और ये विरोध की आवाज आई है महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल अजीत पवार की तरफ से। अजीत पवार, आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था महाराष्ट्र में जाकर के, भ्रष्टाचारी बड़े बड़े हैं, एनसीपी को करप्ट पार्टी कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था, और जिस नेता के लिए कहा था कि जेल में जाइंग चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और उसके चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई दे रहे थे अजीत पवार को, क्योंकि अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए थे, और वो बीजेपी के साथ मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में शामिल हो गए। ये तो है जीरो टॉलरेंस, ये तो है बीजेपी की पॉलिटिक्स, ये तो है उनकी भ्रष्टाचार को लेकर रणनीति। लेकिन यह इसका विश्लेषण इस देश की राजनीति में किया जाना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी की शपथ के बाद जो मंत्रिमंडल बन रहा है, इसमें इकबाल कितना कायम रहेगा, गारंटी कितनी मजबूत रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नकार रहे हैं लोग। कल्पना करके देखिए कि इसी चुनाव में 4 जून को आने वाले परिणाम में अगर ये जो पूरा का पूरा रूप है बीजेपी के सीटों का, कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत अकेले प्राप्त कर लेती, तो क्या अजीत पवार इस तरह से कहते कि हम नकार रहे हैं, कि हम यह पद स्वीकार नहीं करते, हमें आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री चाहिए। कैबिनेट मंत्री के बजाय अगर स्टेट मंत्री अगर दिया जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सारी परिस्थितियां सामान्य नहीं है, ये सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। तो आज के मंत्रालय पर इस तरह से टिप्पणी, इस तरह से बातचीत करना जरूरी हो जाता है। इस तरह से बातचीत करने की तमाम प्रक्रिया जरूरी हो जाती है। इस तरह की चीजों पर बात करना जरूरी हो जाता है कि आज जरूरत इस बात की है कि क्या वह पूरा समीकरण उसी तरह का है, उसी तरह से रहेगा कि जो कि पूरी प्रक्रिया 10 साल तक चली, उससे इतर अब की इकबाल कितना बुलंद रहेगा। हालांकि अगर शपथ ग्रहण में शामिल मंत्रियों की बात करें तो 2 मुख्यमंत्री जो पद से हटाए गए थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मनोहर लाल खट्टर और
शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। और मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल वाली कुर्सी बदल गई है। जो 2 नंबर वाली कुर्सी थी वो 3 नंबर पर चली गई है, यानी अमित शाह जी अब तीसरे नंबर के मंत्री होंगे। दूसरे नंबर के मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। एचडी कुमार स्वामी मंत्री बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी, 2 सीटें इन्हें गठबंधन में मिली थी, 1 सीट पर ये जीत गए। और 1 सीट होने के बावजूद एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि सबसे पहले शपथ ग्रहण में जीतन राम मांझी जाकर बैठे हुए थे। वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, आज मंत्री बनाए गए। जेडीयू जो बड़ा एलाई है, जेडीयू की तरफ से बड़े चेहरे के रूप में ललन सिंह, वो मंत्री पद की शपथ लिए हुए हैं। मंत्रालय बंटेगा और देखेगा कि कौन-कौन से मंत्रालय में गया, कौन-कौन सा मंत्रालय पाएगा। इसका भी विश्लेषण आने वाले दिनों में होता रहेगा कि इस शपथ ग्रहण के बाद जो सरकार बनी है, वो कैसे काम करती है। अब जरा एक विश्लेषण इस बात का करते हैं। मोदी जी ने 2 घंटे बैठक की। एक तस्वीर बड़ी चल रही थी जिसमें बिल्कुल एक क्लास टीचर के सामने एक विद्यार्थी की तरह रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए हर्षवर्धन सिंह, जो एक ज़माने में दिल्ली के बड़े नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री थे, बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ऊँची कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हर मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है। क्लास का एक विद्यार्थी क्लास के टीचर के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है। ऐसा रिश्ता प्रधानमंत्री जी और बाकी कैबिनेट के साथ बना रहा। आज जब शपथ हो रही थी, बॉडी लैंग्वेज, मनोविज्ञान, शपथ ग्रहण का मंच, सब कुछ ये तस्वीर बयां कर रहा था। और उससे पहले की वो तस्वीरें जब एनडीए सुनाई दे रहा था, एनडीए के लोग साथ में थे। आपको याद है आपने पिछले 10 साल में क्या सुना? मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, हर जगह नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, हर जगह प्रचार में नरेंद्र मोदी जी का ही सब कुछ। और ऐसे वक्त में यह अब दिखने को मिल रहा है 10 साल बाद इस देश में कि खुद नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नाम ले रहे हैं। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस यानी गठबंधन। और गठबंधन की सरकार चलाने का अब तक का कोई विशेष अनुभव प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया करते थे। 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे तो भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है उन्होंने। लेकिन इस बार की सरकार एनडीए सरकार है। इस बार की सरकार साझा सरकार है। इस बार की सरकार उन्हें सहारों के साथ बनानी पड़ी है। अभी भी दांव पेच फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किसके पास जाता है। तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ये मांग कर रही है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष को वो पद उन्हें दिया जाए। नीतीश कुमार ने अपनी मांग रखी और उनकी तरफ से कई मंत्रालय मांगे गए होंगे। देखना अभी ये है कि मंत्रालय का विभाजन किस तरह से होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आज शपथ ग्रहण का दृश्य दिख रहा था, उस दृश्य में बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं। उस दृश्य के बाद बहुत सारे नए रूप देखने को मिलेंगे भारतीय राजनीति के। राजनीति के करीब से देखने वाले लोग इस बात का भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सरकार कितनी लंबी चलेगी। इस बात का दावा अभी करना मुश्किल है। संदेह जताए जा रहे हैं कि ये सरकार बहुत दूर तक का सफर नहीं तय कर पाएगी। आज जो शपथ हो रहा था वो कितनी दूर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अपने मन मुताबिक काम न कर पाए, और मन मुताबिक जब मैं कह रहा हूं तो आप इसकी जितनी व्यंजना हो सकती है, जितने निहितार्थ हो सकते हैं, वो सब तो आप समझ ही गए होंगे। प्रधानमंत्री जी का मिजाज कैसे है काम करने का। एकनाथ शिंदे आपको याद है कि नहीं?
अजीत पवार जो नाराज होकर के राज्य मंत्री का दर्जा ठुकरा दिया, जिस अजीत पवार ने कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं और मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि हमें तो कैबिनेट मंत्री चाहिए। ये जो संकेत हैं, ये दिख रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी थोड़े भी सक्षम हुए, तो जो उनके काम करने का तरीका है, वैसे काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो वैसे काम करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी सभी मंत्रियों का और गठबंधन के में शामिल बड़े-बड़े दलों का मिजाज फिर इम्तिहान के दायरे में आएगा कि वो ताकतवर होने के बाद भी कितनी दूर तक, कितनी शर्तों पर, कितनी जगह पर समझौता परस्त होते हैं। और अगर ये टकराव बढ़ा, टकराव में तब्दील हुआ, तो फिर ये भविष्यवाणी सही साबित हो जाएगी कि जल्दी ही शपथ ग्रहण के बाद का दृश्य बदल जाएगा। और अगर ये नहीं बदला, तो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। बड़े-बड़े मंत्रियों के विभाग चले गए। आपको याद है, एक आखिर में विश्लेषण करूं, अमेठी से 2014 के चुनाव में राहुल गांधी से हार गई स्मृति ईरानी मंत्री बनाई गई थी और उस समय भी उन्हें शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया था। इस बार जब स्मृति ईरानी चुनाव हार गई अमेठी से, केएल शर्मा से हार गई, तो मंत्रालय में शामिल नहीं हुई। देश के गद्दारों को नारे लगा करके उकसाने वाले नेता अनुराग ठाकुर इस मंत्रालय में शामिल नहीं हुए। वीके जनरल कर्नल वीके सिंह शामिल नहीं हुए। चेहरे बदल गए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो गए। आने वाले दिनों में जल्दी देखना दिलचस्प होगा कि ये नया मंत्रिमंडल किस दिशा में, कैसे भारत की राजनीति को बदलता है या खुद बदल जाता है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, नजर बनाए रखिए किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।